कि प्रवासी जो भी है, जो भी वोटर हमारे प्रवासी भाई हैं, वो इस बात को जहन में जरूर रखेंगे कि मेरे लिए पिछले 5 साल में इस सरकार ने क्या किया है, हमारे समाज के लिए इस सरकार ने क्या किया है, उसको रखते हुए ही वो वोट डालने जाएंगे। यहाँ के स्थानीय नेताओं ने वादे किए हैं, एमपी ने वादे किए हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक दिल में कहीं ना कहीं चोट समस्त प्रवासी समाज को है, और प्रवासी समाज इस बार मन बना करके जरूर बैठा हुआ है कि जो हमारी सुनेगा, हमारे भाषा हमारे कदम से कदम मिलाएगा, हम वोट उसी को डालेंगे। जो पद लेकर के बैठा हुआ है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो अपने समाज के लिए कितनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, और अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है हाईकमान में तो वो इस्तीफा दें। इस्तीफा देकर प्रवासियों के साथ खड़े हो। अगर वो नहीं खड़े होते हैं, एक सिर्फ विजिटिंग कार्ड छपवाने के लिए या घर के बाहर नेम प्लेट लगाने के लिए ऐसे पोस्ट लेकर के बैठे हुए हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। उत्तराखंड का समाज है, उन्होंने मांग की एक सामुदायिक भवन की, सरकार ने अलॉटमेंट किया लेकिन वो वापस ले लिया गया, सेक्टर 10 वाली जगह। इसके बाद आप देखिए हमारे जगन्नाथ मंदिर के लिए जगह मांगी गई सरकार से, वो उन्होंने पैसे से खरीदी। तो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे हम प्रवासियों को आहत पहुंचाए। अथवा बिल्कुल जारी ना करे जी, पूरा पूर्वांचल समाज एक तरफ है, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर इस बार ऐसा हुआ तो कानूनी प्रक्रिया भी हम जरूर करेंगे। नमस्कार। गुड़गांव लोकसभा का सियासी रण सज गया है, तमाम योद्धा पार्टियों के उतर गए हैं रण में, और ऐसे में गुड़गांव लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी हैं, असरदार हैं, वो प्रवासी हैं। चूँकि करीब 6 लाख से ज़्यादा वोट प्रवासियों का है और सभी पार्टियों की नज़र इन पे है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो इस बार प्रवासी किस तरफ जाएंगे? क्या राज बब्बर की तरफ जाएंगे, कांग्रेस की तरफ जाएंगे, या फिर जैसे पहले बीजेपी के तरफ आमूमन वोट करते थे उनकी तरफ रहेंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हरियाणा की सबसे पुरानी प्रवासियों की संस्था पूर्वांचल जन कल्याण संघ के प्रवक्ता हैं डॉक्टर दीपक सैनी, वो मौजूद है। दीपक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला ही सवाल, क्या कुछ इस बार जो चुनाव है, प्रवासी किस रूप में इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, प्रवासी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे जी। और पिछले सभी चुनावों में, जो पिछले 2 बार के चुनाव हैं, उनमें भी बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रवासियों को धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है। और देखिए, पिछले 10 साल से सत्ता में काबिज हैं भाजपा, और लेकिन 10 साल में आज तक अभी तक प्रवासियों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया गया है जिससे प्रवासी एक तरफा वोट भाजपा को दे पाए। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय है, मंथन का विषय है, और इसी मुद्दों को लेकर के प्रवासी अपना मन बनाएंगे, और कहीं ना कहीं वो वोट देने जब जाएंगे तो इन मुद्दों को जहन में रखते हुए ही वोट डालेंगे, ये मेरा मानना है। आमूमन समस्याओं का जिक्र करें तो अब चलिए, अब तो संख्या बल बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ गुड़गांव लोकसभा में, चाहे वो गुड़गांव हो, फिर मानेसर हो, बादशाहपुर, तमाम शहरों में कहीं ना कहीं बल्क में है, ज़्यादा संख्या में, लेकिन प्रॉपर तरीके से पहले एकजुट नहीं हो पाते थे। इस बार किस तरह से क्या देख रहे हैं, क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं जिस वजह से एकजुट होते जा रहे हैं? देखिए, एकजुट प्रवासियों को कहीं ना कहीं ये पता है कि पिछले 30 साल से प्रवासी समाज जो है वो यहाँ हरियाणा में या गुरुग्राम क्षेत्र में रह रहा है, और 30 साल से कहीं ना कहीं उनको जो चीज़ें, जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हर सरकार आया है, सरकारों ने वादा किया है, यहाँ के स्थानीय नेताओं ने वादे किए हैं, एमपी ने वादे किए हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की एक दिल में कहीं ना कहीं चोट समस्त प्रवासी समाज को है, और प्रवासी समाज इस बार मन बना करके जरूर बैठा हुआ है कि जो हमारी सुनेगा, हमारे भाषा हमारे कदम से कदम मिलाएगा, हम वोट उसी को डालेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, और हर प्रवासी में भी तमाम तरह के संगठन हैं, तमाम तरह के समाज हैं। उन समस्त समाजों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। आप पिछले कार्यकाल की अगर बात करें, भाजपा से इतने नाराज़ हैं लोग। राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे केंद्रीय में मंत्री भी रहे हैं, यहाँ के हमारे सांसद भी हैं, लेकिन वो हर क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जो है वो बिल्कुल निकल रहा है। यहाँ का प्रवासी समाज जो है वो अधिकतर अमूमन उनको वोट डालता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ़ है कि उनके सुख दुख में वो खड़े नहीं हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर प्रवासियों को एक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उस सिक्योरिटी के बल पे, ताकि यहाँ के सरकार को वो समर्थन करे, यहाँ के सरकार के साथ वो चल पाएँ, उनकी समस्याएं वो सुने, उनको वो समर्थन दे, जब भी आगे बात बनेगी। और देखिए, कहीं ना कहीं अभी भाजपा की सरकार हमारे हरियाणा प्रदेश में भी रही है, और इस बार जेजेपी गठबंधन के साथ रही है, और आते ही एक तुगलकी फरमान चौटाला साहब ने
डिक्लेयर कर दिया कि 75% आरक्षण का मुद्दा डाल दिया कि स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं प्रवासी समाज को बहुत आहत है, और जिसके लिए सभी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो हाई कोर्ट तक गए और उस पर स्टे लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें भाजपा जेजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रवासी समाज की नज़र में ये चीज़ बिल्कुल तो एक तुगलकी फरमान है कि जिसको ऐसा नहीं, देखिए किसी को भी कंपनी में, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, योग्यता के हिसाब से उसको नौकरी मिलती है, उसमें कहीं उसका स्थानीय है, यहाँ का नहीं है या बाहर का है, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता और किसी भी राज्य में नहीं देखा जाता है। लेकिन ये पहला राज्य हरियाणा ऐसा बना कि जहाँ पे 75% आरक्षण जो है स्थानीय लोगों को देने के बाद। यह भी तो मुद्दा नहीं कि राज बब्बर पर भी आरोप है कि वो भी बाहरी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और निश्चित तौर पे यहाँ जब प्रवासियों का जिक्र होता है, बाहरियों का जिक्र होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राज बब्बर की तरफ शिफ्ट होने के मूड बनाए हैं, बाहरी बाहरी भाई भाई करके? जी बिल्कुल हो सकता है। आप देखें, अगर आपने अभी जैसा खुद कहा कि 6 लाख वोटर हैं, 6 लाख एक निर्णायक वोटर के रूप में यहाँ प्रवासी 6 लाख से ज़्यादा है 6 लाख से ज़्यादा है, और करीब करीब जो मेरा आकलन है वो 60% वोटर जो है, 60% प्रवासी समाज है पूरा, 60%। देखिए जो भिवानी और महेंद्रगढ़ से भी गुड़गांव आके बसा है वो भी प्रवासी है, गुड़गांव के लिए, इस लोकसभा के लिए वो भी प्रवासी है। तो कहीं प्रवासियों की संख्या 60% से ज़्यादा है यहाँ पे, और 60% जिनकी संख्या है, अगर उनके झोले में कुछ नहीं जाएगा सरकार की तरफ से, तो बिल्कुल अपना मन बनाएंगे कि हम अलग जाएं। राव इंद्रजीत और राज बब्बर, इन दोनों को चूज करना हो तो प्रवासियों की पहली पसंद कौन होंगे और क्यों होंगे? देखिए ऐसा है, प्रवासियों की पहली पसंद कौन होंगे, क्यों होंगे, इसमें तमाम संगठन है, तो मैं उन सब के तरफ से तो मैं जवाब इस पे मैं देना उचित नहीं समझता हूं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर बोलूंगा कि प्रवासी जो भी है, जो भी वोटर हमारे प्रवासी भाई हैं, वो इस बात को जहन में जरूर रखेंगे कि मेरे लिए पिछले 5 साल में इस सरकार ने क्या किया है, हमारे समाज के लिए इस सरकार ने क्या किया है, उसको रखते हुए ही वो वोट डालने जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर वो आकलन वो करेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा का नंबर बहुत पीछे है। मान लें कि प्रवासी इस बार बीजेपी से, राव इंद्रजीत से ठगा महसूस कर रहा है, उनसे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो हमारे हरियाणा की सरकार में हो, बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा है। आप देखिए पिछले 10 सालों में प्रवासियों के लिए सरकार ने क्या किया है, कोई एक काम बता दे, कोई एक काम बता दे वो गिन करके हमने ये काम प्रवासियों के लिए किया है, आज तक नहीं हो पाया ना। हमने जैसे पूर्वांचल समाज ने छठ घाट की डिमांड की, उनको नहीं मिल पाया, जो बने हुए हैं ऑलरेडी जोड़ है, मुद्दों पे खड़े भी नहीं हुए, खड़े भी साथ में भी खड़े नहीं हुए। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे उत्तराखंड का समाज है, उन्होंने मांग की एक सामुदायिक भवन की, सरकार ने अलॉटमेंट किया लेकिन वो वापस ले लिया गया, सेक्टर 10 वाली जगह। इसके बाद आप देखिए हमारे जगन्नाथ मंदिर के लिए जगह मांगी गई सरकार से, वो उन्होंने पैसे से खरीदी। तो कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे हम प्रवासियों को आहत पहुंचाए। आज 100 करोड़ के लागत से मंदिर बन रहा है सेक्टर 15 में, लेकिन उसमें सरकार का क्या योगदान है? अभी भी भेदभाव वाली स्थिति है क्या? बिल्कुल है, भेदभाव वाली स्थिति बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं राजनीति में तो बिल्कुल है। हमने देखिए यहाँ के स्थानीय समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम चले हैं, हम उनके सुख दुख में साथ रहे हैं, उनके त्यौहार में हमने साथ शरीक हुए हैं, और जहाँ राजनीति की बात आती है एक ही मन होता है कि भैया हमें सपोर्ट कर दो। लेकिन अगर कोई प्रवासी खड़ा होकर के बोल दो कि भाई साहब इस बार हमारे प्रवासी समाज से कोई खड़ा हो रहा है, आइए सपोर्ट कीजिए, सब हाथ झाड़ लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये भाजपा के बहुत बड़े लीडर का एक बयान है कि दिल्ली का आपने हाल देख लिया, एक नगर निगम का ही टिकट दिया था हमने तो, और आज हाल देख लो विधायक और मंत्री तक पहुंचे हुए हैं। और अगर हरियाणा में भी ये शुरुआत हो गई तो ये कहीं ना कहीं बहुत आहत होगी इससे, हमारे स्थानीय जो नेता हैं उनका कहीं ना कहीं जो है वो दुकान बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल एक भाजपा के बहुत बड़े लीडर का ये बयान है, और इसी वजह से शायद भाजपा ने आज पूर्वांचल का प्रकोष्ठ बना रखा है, और तमाम प्रकोष्ठ उन्होंने बना रखे हैं, चाहे वो कॉलोनी के नाम से हो, गली के नाम से, तमाम प्रकोष्ठ है। लेकिन क्या उन प्रकोष्ठों को फायदा हो रहा है? सिर्फ आदमियों को बांधने के लिए, प्रवासी समाज को बिखेरने के लिए उन्होंने ये क्या कहा। ये लोग सक्षम हैं, जो लोग आज प्रकोष्ठों में बन के बैठे हुए हैं, क्या ये सक्षम है कि उस समाज को उस दिशा में ले जाएं या फिर उनको वोट कास्ट करा सके बीजेपी के? देखिए ऐसा है कि जो पद लेकर के बैठा हुआ है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो अपने समाज के लिए कितनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, और अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है हाईकमान में तो वो इस्तीफा दें, इस्तीफा देकर प्रवासियों के साथ खड़े हो। अगर वो नहीं खड़े होते हैं, एक सिर्फ विजिटिंग कार्ड छपवाने के लिए या घर के बाहर नेम प्लेट लगाने के लिए ऐसे पोस्ट लेकर के बैठे हुए हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको त्याग कर देना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल के, वो कहते हैं कि पूर्वांचल समाज इतना बटा हुआ है, प्रवासी इतने बटे हुए हैं कि 2 को साथ कर लो, बाकी सब बिखरे हुए हैं, इनका कोई और पैसे से बिक जाते हैं, जब जरूरत पड़े तब इनको ले लो। इस तरह की बात लोग करते हैं, आरोप लगाते हैं। इसमें किस तरह देखते हो, और अपने जो लोग हैं जो इनके साथ लगे हुए हैं, उनकी क्या कुछ भूमिका रहती है? देखिए ऐसा है, मैं आपको फैक्ट बताऊं सुशील जी, सारे पूर्वांचल के जितने समाज है वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से हैं, सबने अपना संगठन बनाया हुआ है। और देखिए कोई भी संस्था है वो चंदे से चलती है। अगर किसी ने संस्था में चंदा दिया है उसका ये मतलब नहीं है कि वो संगठन जो है उस पर्टिकुलर नेता के लिए खड़ा है हमेशा, ऐसा नहीं होता है।
सेम वे अब कहीं ना कहीं ये फूट डालो शासन करो वाली राजनीति जो है ये वो यहाँ अपनाई जाती है कि दो पूर्वांचल के संगठन है वो उनके साथ है, दो पूर्वांचल के संगठन उनके साथ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमारे स्थानीय नेता चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो जेजेपी के, हमने तो सबको पूछा है। अभी आपने होली मिलन हमारा कवर किया था, आपने देखा होगा, हमने सारे जितने राजनीतिक दल हैं हमने सबको बुलाया था, सबको आमंत्रित किया था। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के साथ एक झंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे, नहीं तो हम आपके साथ है, या किसी ने हमको 21 51 हज़ार दे दिया तो हम उनके साथ खड़े हो जाएं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। और अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आपको बिल्कुल ये डंके की चोट पे बताना चाहूँगा, अगर किसी ने कुछ किया है तो वो कांग्रेस ने किया है हमारे लिए। हमें एक सामुदायिक भवन दिया है, हमारी छठ घाट की भी 6 जगह की एप्लीकेशन, सूर्य मंदिर वो भी अप्रूव करके, आज तक वो 10 साल से फाइल पड़ी हुई है डीटीपी चंडीगढ़ के पास, आज तक वो फाइल का अप्रूवल नहीं होकर के आया इस भाजपा सरकार में। और जितने हमारे प्रकोष्ठ के लोग बैठे हुए हैं और जितने पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कभी सूद नहीं ली उस चीज़ की, कभी नहीं गए। जा करके मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वायरल कर देते हैं कि जी हम गए प्रवासियों का मुद्दा लेकर, लेकिन उनमें से कितने रिजॉल्व हुए प्रवासियों के मुद्दे, आज तक कोई बता दे इस चीज़ को। आपने बहुत सारे न्यूज़ हमारे साथ कवर किए हैं जहाँ पे प्रवासी, हमारा मजदूर भाई है बिल्डिंग से गिर के नीचे आ गया, हमने खुद बहुत सारे लेटर जो EHS के रेगुलेशंस के हिसाब से कि एनवायरनमेंट हेल्थ सेफ्टी का सही से पालन नहीं होता, बिल्डर पालन नहीं करते, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया सरकार की तरफ से। पिछले 5 सालों में अगर मैं बात करूं तो कम से कम कुछ नहीं 100 से ऊपर मौतें हुई हैं। और आपने बहुत सारे न्यूज़ हमारे साथ कवर किए हैं जिसमें हमने उचित मुआवजा के लिए लड़े हैं, सब कुछ लड़ा है हमने। तो ये सारे मुद्दे बहुत अहम हैं। प्रवासी कल्याण बोर्ड एक बनाना चाहिए इनको, प्रवासी कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बनाते हैं? जहाँ पे प्रवासी की जनसंख्या इतनी है तो कम से कम एक कल्याण बोर्ड तो बना है, कम से कम एक हेल्पलाइन नंबर तो इशू करे कि किसी प्रवासी को कोई इशू है तो। सवाल और है कि अमूमन जब चुनाव आता है तो चाहे वो कोई भी चुनाव हो, पूर्वांचल समाज के लोग, प्रवासी समाज के लोग महापंचायत करते हैं। महापंचायत में कुछ लोग होते हैं, हालांकि मैंने देखा है कि तमाम लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं, और वो एक डिक्लेयर फतवा की तरह जारी कर देते हैं कि पूरा पूर्वांचल समाज एक तरफ है जी, इनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे इसको किस रूप में देख रहे हैं, और क्या इस बार भी ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता कि देखिए प्रवासी समाज की बात करें या पूर्वांचल समाज की बात करें, फतवा जारी करना जो है वो आजकल का ट्रेंड रह नहीं गया है। और कहीं ना कहीं हर संगठन में, अगर अपने संगठन की बात करूं, हमारे संगठन में बहुत, हमारे संविधान में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजनीति से अलग हटके ये संस्था है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे अध्यक्ष ने फतवा जारी कर दिया और मेरे 1200 मेंबर हैं अपने लाइफ टाइम, तो 1200 मेंबर जो है एक ही जगह वोट डालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोट डालना, पंचायत फिर है क्या? नहीं, महापंचायत तो देखिए जब होगी महापंचायत जब आप पूर्वांचल के सभी संगठनों को बुलाएं। अगर जो कुछ करते हैं ये बिल्कुल गलत करते हैं। अगर ऐसा कोई बयानबाजी करता है और ऐसा बयान कोई देता है और ऐसा बयान, आपने देखा है 2019 के चुनाव में, मैंने भी देखा है कि हमने बिल्कुल याद है, और हमने तो उसका विरोध भी किया था कि महापंचायत का नाम इसको क्यों दिया गया। आप बोले कि ये 4 संगठनों ने मिलकर बैठक है, इन 4 संगठनों का ये निर्णय है, वो समझ में आता है, लेकिन महापंचायत बिल्कुल नहीं होती ऐसी। महापंचायत में आप सभी संगठनों को बुलाइए। आज के करीब 65 संगठन हमारे गुड़गांव में है जो पूर्वांचल समाज के, चाहे वो छोटी मोटी छठ पूजा समिति से लेकर के बड़े से बड़े संगठन है, वो सबको बुलाइए। सबको बुला करके उन सबसे राय विचार कीजिए, सलाह मशवरा कीजिए, सलाह मशवरा करके फिर आगे की बात कीजिए। और देखिए महापंचायत हो ही नहीं पाएगा, 65 संगठन है, 65 संगठन के उनके तमाम सैकड़ों मेंबर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी, 2 लाख 2.5 लाख जो हमारे पूर्वांचल समाज के लोग हैं यहाँ, उसका सरदारी किसी के पास है ही नहीं, तो कोई कैसे एक तरफा फतवा जारी कर देगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये है क्या पंचायत? मतलब ये क्या है कि देखिए क्या होता है कि आज के डेट में कहीं ना कहीं जैसे मोदी सरकार की लहर चल रही है, तो भैया उस लहर का हमें फ़ायदा उठाना है। बहती गंगा में हाथ धोना है मुझे, तो एक फतवा जारी कर दो जी, तो कम से कम आला कमान को ये लग जाए जी हाँ जी समाज हमारे साथ है। ये सिनेरियो बना हुआ है। इस बार भी कुछ लोग इस फिराक में हैं कि वो समर्थन देंगे, चाहे किसी भी पार्टी को दें, और वो निर्णय कर रहे हैं, अंदर अंदर बना रखा है उन्होंने कि हम लोग इस बार ऐसे करेंगे और किसी एक को समर्थन दे दें। तो क्या जो लोग भी हैं, बिना नाम लिए आप भी कहना, वो लोग अगर ऐसा किसी भी पार्टी को करते हैं तो क्या उसमें वो समाज सम्मिलित है या फिर ये उनका इंडिविजुअल है? और ऐसा वो करते हैं तो आप लोग, चूंकि सबसे बड़ी संस्था हो, आप लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए मेरा सबसे पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को मैं नम्र निवेदन करूंगा और साथ में आगाह भी करूंगा कि पूरे समाज का ठिंगना अपने सर पे लेकर के बिल्कुल ना चले। समाज में अगर 65 संगठन है तो 65 संगठनों के सरदारी को बुलाइए, बात कीजिए, और अगर एक सलाह होती है, एक राय बनती है, तभी आगे बढ़िए। ऐसा नहीं हो कि 65 में से आपने 40 को बुला लिया, 25 को छोड़ दिया, तो वो कभी भी एक तरफा डिसीजन इस तरीके का बिल्कुल मत लीजिए। इन्हीं सब बयानबाजियों से, इन्हीं सब जल्दबाजियों से समाज में बिखराव नजर आता है।
चार लोग अलग, चार लोग अलग, चार लोग अलग, इसीलिए ये बिखराव नजर आता है। तो ये उनको भी समझने की दे रहा है। देखिए, बाकी इंडिविजुअल का अपना एक मताधिकार है, वो किसको मत दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, वो उसका अपना डिस्क्रिप्शन है। हमारी जिम्मेदारी, अगर मैं किसी पार्टी में विश्वास रखता हूं तो मैं उसके अच्छे बुरे काम को अपने समाज में फैलाऊंगा कि साहब ये है, देखो अगर जीत जाते हैं, उन्होंने हमें पहले ये किया है, आगे ये करेंगे। ये हमारा अपना एक डिसीजन होना चाहिए कि आप कहाँ वोट डालेंगे। तो कम से कम इन बातों को फैलाएं आप, लेकिन ये फतवा बिल्कुल जारी ना करें जी पूरा पूर्वांचल समाज एक तरफ है। ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, और कहीं ना कहीं अगर इस बार ऐसा हुआ तो कानूनी प्रक्रिया भी हम जरूर करेंगे। अगर ऐसा किसी ने फतवा जारी किया बिना राय मशवरा के और 65 संगठन अगर से अभी डिक्लेयर कर दो कि वो प्रेस में दे देते हैं कि हाँ जी हमने पंचायत की और हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेस में दे देते हैं, प्रिंट मीडिया में दे देते हैं, या कहीं ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो ये देखिए ये चैनल की भी जिम्मेदारी है, या उस प्रिंट मीडिया की भी जिम्मेदारी है, मीडिया हाउस की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे बयान के साथ वो जरूर देखे कि उसमें सारे संगठनों के नाम है नहीं है, क्रॉस वेरिफिकेशन करें। क्योंकि इस तरीके के चुनाव में और इस तरीके का फतवा या इस तरीके की स्टेटमेंट देने से वोट का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं इसीलिए स्थानीय लोग यहाँ कहते हैं कि जी ये समाज जो है बिक जाता है, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं। कोई 2 रुपए की मदद इंडिविजुअल किसी को नहीं करता है। एक संगठन के नाते कोई हम पूजा पाठ करवा रहे हैं, छठ पूजा है, कोई आया 11,000 दे देता है, कोई कहता है जी सूर्य भगवान की मूर्ति हमारी तरफ से, कोई कहता है जी मैं तालाब सफाई करवा दूंगा। ये एक उनकी सेवा हमें मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरऑल मैं एक लाइन में जानना चाहूंगा, छोटा सा आप जवाब देना, कि इस बार आपके हिसाब से, चूंकि आपने पहले ही कह दिया कि आपका ये मत अपनी संस्था की तरफ से है या इंडिविजुअल सभी संस्थाओं का आपने ठेका नहीं लिया है, लेकिन ओवरऑल पूर्वांचल प्रवासी जो हैं वो सरकार से, पार्टी से, नेता से क्षुब्ध हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये प्रतिक्रिया सबकी अलग अलग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवासी समाज को आहत जरूर है। क्योंकि मैं तमाम संगठनों से मिला हूं। अभी आपने देखा होगा हमारे एक तिवारी जी भी लोकसभा की तैयारी में जुटे थे। तो हालांकि मैं बड़ा उनका एक शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद ज़रूर करूंगा कि 15-20 दिन उन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की और एटलीस्ट हमारे पूर्वांचल समाज से एक ऐसा आदमी निकला कि जो लड़ने का मन बनाया जिसने। तो मैं बहुत उसको हिम्मत की दाद देता हूं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को ज़रूर मिली है, क्योंकि सिर्फ पूर्वांचल के अलावा वो अन्य संगठनों से, अन्य क्षेत्र के लोगों से भी मिले हैं, उड़ीसा का हो गया या उत्तराखंड हो गया, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं आहत सब जगह दिखी है कि हाँ जी मैं आहत हूँ कि हमें जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं होते। आज चाहे सरकारी स्कूल का एडमिशन ले लीजिए, आप चाहे कोई भी और अदर फैसिलिटीज ले लीजिए, तमाम तरह की है। आप देखिए सीवर पानी का हाल पूरे गुड़गांव में एकदम अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। सबसे ज्यादा पीड़ित प्रवासी है, क्योंकि ऐसे ही अनथराइज कॉलोनी में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। आप शीतला कॉलोनी का हाल देख लीजिए, वहाँ मतलब अगर अभी 1 महीने बाद जब बारिश शुरू होगी, वहाँ रहना मुश्किल है, वहाँ जाना मुश्किल है। लेकिन आज तक, जबकि बगल में पूर्व विधायक रहते हैं, बगल में वहाँ से अभी डिप्टी मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर हैं, उससे पहले भी पार्षद थे, ये भी थे, लेकिन किसी ने कुछ वहाँ पे करने की कोशिश नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड़गांव जीत के लिए प्रवासियों की भूमिका बेहद अहम है। अगर कोई भी पार्टी यहाँ जीत, इस बार चूंकि कांटे की टक्कर भी है और जीत का मन अगर किसी पार्टी ने, कोई नेता ख्वाब देख रहा है, तो प्रवासियों की भूमिका इस बार, प्रवासियों को नज़रअंदाज इस बार नहीं कर सकते। उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बार प्रवासियों ने भी मन बना लिया है, क्षुब्ध हैं। मैं आज एक हरियाणा की सबसे बड़ी संस्था के जो पदाधिकारी हैं इनसे बात किया हूं, और इससे पहले भी हमने कई लोगों से बात की, और एक एक कर मैं तमाम संस्थाओं से भी बात करूंगा कि आखिर इस बार इनकी भूमिका क्या होगी। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए ये लोग मुश्किल जरूर खड़ी करेंगे।